बच्चे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब पहुंच गए? आ रहे धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब गुड मॉर्निंग बहुत हो गए। हैं? हाँ जी, चलो एक बार देख लीजिए क्या क्या किया। कोई शुरू करेंगे फिर एक बार चेक कर लीजिए जो कल तक अपन निपटा है। यस यस, तो कितने जने पहुंचे? अभी तो आ रहे हैं काफी जने, भी धीरे 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 बढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? कणिकम्बा सर। गुड मॉर्निंग सर। कणिकम्बा पहुंच गए सब जने? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर कल का स्टेबिलिटी और ऑक्टेट वाला एक बार और बताइएगा ना। हाँ बेटा बता देंगे, अभी रिवीजन करा देंगे उसको। कल तो अपना बेसिक स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल जीरो लेवल। तो एक बार देख लीजिए। हाँ अभी बाकी सब जने धीरे धीरे आ रहे हैं सब जने। चलिए तो कल वाला हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार चेक कर दो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, केवल ऑक्टेट समझना है, ऑक्टेट। सर स्टेबिलिटी भी। स्टेबिलिटी, इसके ऊपर स्टेबिलिटी में तो एक ही चीज समझनी है। जब आप चार्ज को समझ जाते हो, जब आप इसके अंदर ऑक्टेट को समझ जाते हो, तो इन दोनों के बेस पे एक नई चीज निकल के आती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ही सिंपल सा है, न्यूट्रल प्लस कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट, तो बस ये पॉइंट जो आएगा वो स्टेबिलिटी। इसका मतलब अगर आज के बाद आपके पास कोई मॉलिक्यूल या कोई सेंट्रल एटम न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वो स्टेबल है। इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस आएंगी दे ऑल आर अनस्टेबल। यो ना, अच्छा अच्छा, तो जितनी बाकी कंडीशन जाएगी ना वो सब अनस्टेबल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मान लीजिए आपने लिखा मैथिल क्लोराइड, ये देखो मैथिल क्लोराइड। अब इस मैथिल क्लोराइड को अगर आप देखोगे तो कहीं चार्ज नहीं है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ कोई चार्ज नहीं, जैसे Cl, तो Cl के पास देखो एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का मतलब हो गया इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो बाकी जो ऑक्टेट में रिमेनिंग 6 हैं वो एज ए लोन पेयर यहां दिखाई देंगे। तो इसके पास 3 लोन पेयर हो गए, तो चेक करके देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब यही बात अगर लुईस स्ट्रक्चर में कार्बन की देखें, तो कार्बन के पास H के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, H के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, H के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस समय इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये स्टेबलाइज। अब आपने क्या करा, इसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए तो सोचो आपने बना दिया CH3 प्लस और यहां बना दिया Cl माइनस। अब आप चेक करके देखो जो भी आपने स्पीशीज बनाई वो दोनों ही चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब इस समय अगर हम देखें तो इसके आउटर शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन। और चेक करके देखो इसके आउटर शेल में 3 तो लोन पेयर है, एक नेगेटिव है, तो 4 2 जा 8, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है 8। लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। इसका मतलब इस समय इस कंडीशन को छोड़कर, न्यूट्रल एंड कंप्लीट ऑक्टेट को छोड़कर कोई भी कंडीशन आती है तो वो अनस्टेबिलिटी कंपेयर होगी, उसमें स्टेबिलिटी इस न्यूट्रल के कंपैरिजन में अनस्टेबल फॉर्म माना जाएगा। बस इतना सा पॉइंट। अब आज के बाद कोई भी न्यूट्रल भी हो तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अब जैसे कल को ये लिख दिया आपने CH3 और फ्री रेडिकल, तो है तो ये न्यूट्रल,
लेकिन देखो यहाँ न्यूट्रल तो बन गया, लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब आप चेक करके देखो, इसके पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में और 1 ना, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगर किसी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्लियर, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो चार्ज हो, वो सारे अनस्टेबल में काउंट होंगे। बस इतना सा आया, बोलो। सर एक बार सर जो एग्जाम्स के डेट आ गए क्या? एग्जाम जेई मेंस की डेट आई ना, एग्जाम में जेई मेंस पे कर दिया ना चेंजेस, उसमें अब ये कर दिया गया कि भाई आपका 4 बार होगा, नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई है, और आपके 90 में से है नेगेटिव मार्किंग है सर। हाँ ये सब आ गए। सर एक बार और सीटी जैसे हो जाएगा फिर तो। हाँ इस बार वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग खत्म कर देंगे और 90 में से 75 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और वो बकाया। यस सर, कितना अपना अच्छा नीट ऐसा भी नीट ऐसा ही होगा, सर अपना नीट। सर नीट में कुछ नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव हटा दिया ना, हाँ नेगेटिव सारा हटा दिया सर। तो मैं इंफॉर्मेशन देख रहा था उसमें, तो नेगेटिव सारे हटा दिए सर। बाकी जहां तक मेरे को अभी तक तो देखा मैंने तो सर नेगेटिव है सर। सर एक बार और बताइए ना, हाँ बेटा एक बार और समझाइए नहीं बात। क्या मैंने अभी ज्वाइन किया तो अभी तो इतना इजी पॉइंट पे तुम कह रहे हो, दोबारा समझाओ तो सोचो तो लंबी दूर चल रही है। कल आप नाम ही रखे थे ना उनका, एक बार और समझाइए कर। देखो मैं तो सर वर्ड स्मॉल वाले हैं इन लोग। स्थायी रही बात कर, हाँ। स्थायी रही, ठीक है। मैं नहीं हूँ। बेसिक 10th 11th लेवल का पॉइंट बोला मैंने, तो केवल मैंने बोला है सिंपल सा कंसेप्ट, आप किसी भी एटम पर सेंटर पर ऑक्टेट चेक करना जानते हो। ऑक्टेट चेक करना तो आ गया ना, पहले तो ऑक्टेट चेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो जो सोचो हो जाएगा सर। हाँ बेटा बोल। अभी वॉल्यूम चेंज कर इसका, हो जाएगा सर, किस तरह बटे बोले होती है। भाई ऑक्टेट में तो बहुत इजी कर दिया मैंने, कुछ नहीं करना। सेंट्रल एटम पे कितने बॉन्ड है कल को मान लो 700 नंबर लाल पढ़ी तब लगी। अब बोलो नहीं, देखो अब हाइड्रोजन साइनाइड है, आप जिसको भी सेंट्रल एटम मानते हो वहां पर खड़े हो जाओ। अब आपने इस कार्बन को सेंट्रल एटम मान लिया, मान लो, तो अब चेक करके देखो इस कार्बन पे टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 4 हैं। इसके पास कितने नेगेटिव चार्ज हैं? एक भी नहीं सर, 0 लोन पेयर्स हैं, एक भी नहीं सर। माइक बंद कर। लोन पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर दिख रहा है? एक भी नहीं है सर। 0, तो इसका मतलब आप चेक करके देखो इसका ऑक्टेट पूरा है सर। है ना, और ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब यही बात आप नाइट्रोजन के लिए आ जाओ, ये रहा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को गौर से देखो, नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड है सर। 3 बॉन्ड है। कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर है। कितने नेगेटिव है? अरे नहीं लोन पे इनके साथ में लिंक लगी तो आप कौन माइक ऑफ करो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वो बहुत। सर माइक ऑफ करने बोलिए, सब वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। किसी का पर्सनल बात सुनाई दे रहा है, वही माइक ऑफ कर लो। अपना माइक ऑफ कर लो भाई। झगड़ा हो रहा है। किसी का पर्सनल या सुनाई दे रहा है, इसलिए बोल रहा बंद। हाँ ये इसलिए, और मेरे को भी सुनाई दे रहा है। हाँ तो मैं बोलूंगा तो मेरी बात सुनो केवल। अब बहुत सिंपल सा देखो, हाइड्रोजन साइनाइड में किसी भी सेंट्रल एटम पर खड़े होकर आप उसके ऑक्टेट को चेक कर लो, पहला पॉइंट। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद देखो ये न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, तो आप कहोगे न्यूट्रल है, इसका मतलब इट इज मोर स्टेबल। अब यही चीज अगर मैं यूं लिख दूं साइनाइड आयन, अब देखो ये मैंने लिख दिया साइनाइड आयन। अब आप चेक करके देखो, तो ऑक्टेट तो इस समय भी कंप्लीट है। आप चेक करके देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और चेक करके देखो इसका भी कंप्लीट है। लेकिन अगला पॉइंट आता है, क्या ये न्यूट्रल है? नो सर, नहीं सर। इसका चार्ज है मतलब सर, चार्ज है। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इट इज अनस्टेबल।
जो भी आने वाले टाइम में ये अपने रीजन और क्लियर करेगा, अपनी अनस्टेबिलिटी का, कंपैरेटिव स्टेबिलिटी का और रीजन क्लियर करेगा। अभी तो हमने एक पतला सा धागा पकड़ा है कि सब स्टेबल अनस्टेबल या स्टेबल अनस्टेबल को दो पार्ट में बांट दिए कि न्यूट्रल होगा और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल, और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो इसका मतलब उसको अनस्टेबल मानेंगे, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चाहे उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। पहला पॉइंट ये। तो हमने पहले लेवल पे बहुत छोटा सा काम किया था, चार्ज, ऑक्टेट और स्टेबिलिटी का पहला पॉइंट। जब इसको किनारे कर दिया तो हमने दूसरा पॉइंट है रिएजेंट। हमने कहा रिएजेंट्स क्या है? रिएजेंट्स आर अटैकिंग स्पीसीज, जो क्या करती हैं, किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, क्रियाकारी अणु पर, रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करती है और उसको अटैक करके प्रोडक्ट की ओर भगा देती है। तो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बन जाता है, जो क्रियाकारी है वो क्रियाफल बन जाता है, और इसको क्रियाकारी को क्रियाफल में बदलने के लिए जिसने उस पर चोंच मारी, जिसने उस पर अटैक किया, उसको नाम दिया हमने रिएजेंट। और हमने फिर शुरू किया रिएजेंट। तो रिएजेंट में मैंने सबसे पहले लिया इलेक्ट्रोफाइल। तो जब कल मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल कराया तो उस इलेक्ट्रोफाइल का जो निचोड़ निकला, नटशेल, तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट ये निकला कि आज के बाद इलेक्ट्रोफाइल को समझना हो तो यहां से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पहले डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोफाइल इज अ सेंट्रल स्पीसीज व्हिच कंटेन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, क्योंकि जिसका कमी हो वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इसका मतलब ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो आज के बाद जो भी सेंट्रल एटम या स्पीसीज या जाति इलेक्ट्रॉन लेती हुई दिख जाए, समझ जाओ वो इलेक्ट्रोफाइल है। बस पहला काम इतना सा। अब पॉइंट आता है सर हम कैसे पहचाने कौन कौन होगा? तो मैंने कहा फिर सुविधा के लिए इलेक्ट्रोफाइल को हम 3-4 तरीकों से पहचानना शुरू कर दो। मैं इसको सुविधा के लिए 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। नंबर पहला, ऐसा पॉइंट जिसके सेंट्रल एटम पर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव। जिसके सिर पे पॉजिटिव चार्ज हो, आपके लिए हिंट है, वो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। बस इसमें एक छोटा सा नोट था जो मैंने लिखवाया था कि ऐसे सेंट्रल को मत देखना जिसपे पॉजिटिव हो लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो। जिसे मैंने कहा था एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, जैसे सोडियम पे प्लस, कैल्शियम पे +2, तो ये सब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके चार्ज डेवलप करते हैं। इसी तरह से मैंने आपको अमोनियम, हाइड्रोनियम ये पॉइंट बताए थे कि इनके अंदर अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होता है। तो मैंने कहा था उसको ध्यान रखो। उसके अलावा सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे मैंने कहा था H+, देखो इसका डुप्लीकेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे मैंने लिख दिया CH3+, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हमारे चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो। फिर न्यूट्रल के अंदर 3 पार्ट थे। अब न्यूट्रल में कौन कौन? न्यूट्रल में जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो आपको ध्यान होगा मैंने एग्जांपल भी लिए थे ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले। किसी का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। आपको कैसे? जैसे CH3 फ्री रेडिकल। अब इसका देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसी तरह से P और D वैकेंट, ऐसे आपके सेंटर जिसके अंदर कोई P या D ऑर्बिटल खाली हो, जैसे आपका ZnCl2, जैसे आपका SnCl4, जैसे आपका BF3, तो ये आपका तीसरा पकड़ने का तरीका। और चौथा, 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट सेंटर, ये हमारा चौथा तरीका कि यदि हमारे सेंटर पे ऊपर अगर आपको 1 से 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर दिखे तो समझ जाना वो सेंटर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लगे हुए वो सेंटर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो सेंटर पे कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन लेगा और लेते हुए बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरह के कई एग्जांपल दिए। ये देखो CCl4। इसी तरह से मैंने आपके सामने लिया था NF3। मैंने कहा था देखो इस नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट सबके पास कंप्लीट है, लेकिन आपने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर के साथ जोड़ दिए, तो सब इलेक्ट्रॉन खींचने से इन पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, तो इस एंड पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, और इस डेफिशिएंसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाए। तो सोचे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन गई आपकी ये
कल यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था यस और नो, यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस अब सर। यहाँ पर हम इसके अंदर दो छोटे छोटे पॉइंट इसमें नोट कर दें। जहां आपने ये पूरा एक छोटा सा टेबल बनाई थी, आज के बाद जब भी इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ये छोटा सा बॉक्स बाहर निकाल लेना, इसमें सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अब आप देखो इसके अंदर मैं दो नोट क्या देने वाला हूं, वो नोट ये देने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल होते हैं, ये होते हैं लुईस अम्ल। अब आप कहोगे लुईस अम्ल क्या होते हैं, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लुईस अम्ल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऐसे सेंटर, ऐसे केंद्र, ऐसे स्पीसीज, ऐसे पार्ट जो किसी से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेते हो उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। तो आज के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड बन गए। एक तो ये पॉइंट याद रखना। एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट और डाल देता हूं कि क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन आज के बाद आपके लिए कहलाएंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये दो बातें आप नोट करके रख लीजिए, आने वाले टाइम में इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल का पूरा सेट कंप्लीट हो गया। अब आप इसको सेट को आप स्नैपशॉट कर लीजिए, ये ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट। हेलो सर। सर एक्चुअली सुन नहीं पाई सर, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा फर्स्ट वाला क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। आप बोल दीजिए ना, सेकंड वाला दिखाई दे रहा है क्योंकि फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला? फर्स्ट बताइए, सेकंड क्लियर है। फर्स्ट वाले मैंने आपसे कहा है कि जितने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो सबके सब लुईस एसिड होते हैं। अगर आप लुईस एसिड की डेफिनेशन जानते हो तो लुईस एसिड्स कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो आज के बाद कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का एक पूरा पेयर, एक सेट किसी से लेता हुआ दिख जाए तो उसे आज के बाद अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन वो कहलाएंगे लुईस एसिड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा CH3, ये देखो। अब सपोज करो इसके सामने कोई Cl आ गया, देखो। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको नेगेटिव फॉर्म में दिख रहे हैं वो इसको डोनेट कर दिए, तो इस समय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? तो इस समय ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो आज के बाद इलेक्ट्रोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें लुईस एसिड कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा, क्लियर? चलिए साहब, अब इसके सेकंड पार्ट में एंट्री करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हटा दीजिए किनारे से, अगली हेडिंग डालो नंबर बी। नंबर बी का नाम है न्यूक्लियोफाइल। अब की बार आ जाइए नंबर बी। नंबर बी का नाम है न्यूक्लियोफाइल। इसको नाम देते हैं नाभिक स्नेही। ये हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही, और इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। तो आपको कोई भी नई डेफिनेशन डेवलप करने की जरूरत ही नहीं। आपको कैसे, तो देखिए बेटा कैसे, किस तरीके से इसमें शब्द आ रहा है नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, और अगर न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरीके से प्रोटॉन को रखता है अपने अंदर, तो इसका मतलब न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन को बता रहे हैं। और फाइल का मतलब सेम है, टू लव। अब आप खुद सोच लीजिए, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, नाभिक को स्नेह करने वाली। तो सोचिए नाभिक को स्नेह करने वाली यानी कि न्यूक्लियस को लव करने वाली यानी प्रोटॉन की तरफ जाने वाली, तो समझ जाओ इसका मतलब प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसका मतलब आज के बाद जो नाभिक स्नेही होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो रिच होगा। तो आज के बाद जो डेफिनेशन से हम पॉइंट निकाल रहे हैं वो पहला पॉइंट निकला नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन धनी जाति। तो पहला पॉइंट आ गया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। दूसरा पॉइंट आ गया इसके अंदर
इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता जाति। तो आज के बाद दो शब्द बड़े क्लियर हो गए, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वो इसका मतलब नाभिक्स नहीं। जो इलेक्ट्रॉन लेता हो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन देता हो वो नाभिक्स नहीं। तो आज के बाद डेफिनेशन यहां से बन गई अपनी क्लियर। इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो न्यूक्लियस लविंग कर दो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये लीजिए सब, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। और न्यूक्लियस लविंग का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल को लव करने वाला। इसका मतलब आज के बाद जो इलेक्ट्रोफाइल की ओर जाए, इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन दे, समझ जाइए वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो छोटी सी डेफिनेशन, छोटा सा वर्ड मीनिंग। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज which are always electronically rich and they always donate their electron to electrophile. और आज के बाद इनका सिंबल क्या होगा? आज के बाद इनका सिंबल होगा Nu नेगेटिव, जिसमें Nu का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल, और नेगेटिव बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच। अब आप देखो, आपके सामने थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल अपन पढ़कर आए थे, वो डेफिशिएंट था और ये रिच है। वो इलेक्ट्रॉन लेता था, ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्लियर हो गया। यहां तक तो हुआ हमारा सिंपल सी डेफिनेशन। अब आता है यहां पर टाइप्स। कितने प्रकार के न्यूक्लियोफाइल हैं? तो कितने प्रकार के न्यूक्लियोफाइल को डिवाइड करूं, तो सबसे पहले नंबर 1, ये सबसे पहले नंबर 1, इसका नाम है चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आवेशित। तो सबसे पहले लेने जा रहे हैं अपन आवेशित नाभिक्स नहीं। और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा सा पॉइंट अपन बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। आज के बाद किसी भी केंद्रीय परमाणु पर यदि ऋण आवेश दिख जाए तो आप कहोगे वो न्यूक्लियोफाइल है। तो ऋण आवेशित जाति, पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्लियर हो गया। आज के बाद जिस सेंटर पे, एटम पे हमें नेगेटिव साइन दिखते जाएं, उन सारों को इस बास्केट में डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्राइड आयन, जैसे आपका आर नेगेटिव आयन, आर नेगेटिव को बोलते हैं कार्ब एनायन, यानी कि कार्ब ऋणायन। अब कार्ब ऋणायन कैसे? जैसे सोचिए यहाँ पर लिख दिया मैंने CS3 नेगेटिव, मैथिल कार्ब एनायन, जैसे मैंने लिख दिया CS3CH2 नेगेटिव, एथिल कार्ब एनायन। तो आप कोई भी रेडिकल पे ऋण आवेश लगा दो तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और अगर उसमें पॉजिटिव लगा दो तो वो इलेक्ट्रोफाइल। तो आप चेक करके देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके अलावा आपको जितने नेगेटिव वाले मिले, जैसे फॉर एग्जांपल हैलाइड आयन, ये देखो ये है हैलाइड। हैलाइड में कौन आ गया? जैसे आपका क्लोराइड, जैसे आपका ब्रोमाइड, जैसे आपका आयोडाइड, जैसे आपका फ्लोराइड, कोई भी ले लीजिए, सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। आज के बाद जिसके सिर पे नेगेटिव दिख जाए सब न्यूक्लियोफाइल। कल को मान लीजिए एग्जामिनर ने लिख दिया मिथॉक्साइड, ये भी न्यूक्लियोफाइल। कल को एग्जामिनर ने लिख दिया एल्किल सल्फाइड, देखो ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो आज के बाद या फिर एग्जामिनर लिख दे NH2 नेगेटिव। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि आज के बाद किसी भी स्पीसीज, किसी भी सेंटर पर नेगेटिव दिख जाए, बिना सोचे समझे इस कैटेगरी में डाल दो कि वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल। तो पहला वाला पॉइंट स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे पूरा कंप्लीट करता हूं।
हो गया पूरा स्नैपशॉट बेटा? हाँ सर। यस, तो वापस इसको फटाफट चेक कर लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यूटी में जोड़ेंगे। आज के बाद न्यूक्लियोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। आज के बाद न्यूक्लियोफाइल कौन है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो न्यूक्लियोफाइल। आज के बाद न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो किसी को इलेक्ट्रॉन देने लायक कंडीशन में हो वो न्यूक्लियोफाइल। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट कि न्यूक्लियोफाइल में चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन? तो आज के बाद किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के सेंट्रल पार्ट पर, सेंट्रल एटम पर यदि नेगेटिव चार्ज हो तो आज के बाद सबको न्यूक्लियोफाइल हो। ठीक इसको देखो इलेक्ट्रोफाइल से जोड़ो। वहां मैंने इलेक्ट्रोफाइल बोला था जिसपे पॉजिटिव साइन हो उन्हें इलेक्ट्रोफाइल बोलो, कहा था मैंने, लेकिन वहां मैंने एक शर्त लगा दी थी कि सब ऐसे सेंटर को मत देखना जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऐसी शर्त इसके साथ नहीं है। इसमें तो जिसके सिर पे भी नेगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। आज के बाद आप कोई भी बना दो, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, इस नेगेटिव को देखते ही आप तुरंत बोल दो ये न्यूक्लियोफाइल, बस कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब मैं नंबर 2 लेने जा रहा हूं, तो मैं इसको हटा रहा हूं। स्नैपशॉट कर लिया हो तो इसको मैं हटा रहा हूं बेटा। यस यस, अब देखो इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का नाम है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसको अपन कहने जा रहे हैं उदासीन नाभिक स्नेही। अब देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी बनाई है मैंने नंबर 1। इसके दो पार्ट है, दो पार्ट में कौन से हैं? If lone pair LP यानी कि ये present at central atom, यानी मैंने क्या लिखा है कि यदि एकल या एकक इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको बोलते हैं बेटा अपन LP, एकक इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर, केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित हो, केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित हो। अब आज के बाद आपको अगर लगे कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो आप उसे भी न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। आपको कैसे? जैसे देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल में सबसे पहले नाइट्रोजन सीरीज, नाइट्रोजन सीरीज में कैसे? जैसे अमोनिया NH3, देखो ये रहा लोन पेयर। अब चेक करके देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसका लोन पेयर किसी को दिया जा सकता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से आपके प्राइमरी अमाइन, ये देखो प्राइमरी अमाइन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से आपके सेकेंडरी अमाइन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से आपके टर्सरी अमाइन, ये भी आप चेक करके देखो, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो आज के बाद जब जब आपको लगे कि आपका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिच है और वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो समझ जाना वो न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, कंप्लीट ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन एंड डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू इलेक्ट्रोफाइल, तो अपन कह सकते हैं वो न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा था, देखो ये रहा। अब आप देखो यहां समझदारी आपकी काम आएगी। आप चेक करके देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है,
लेकिन इस नाइट्रोजन पे 3 F लगे हुए हैं और ये तीनों F इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ऐसे में ये लोन पेयर दान नहीं होगा, उल्टा यहाँ पर कमी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो F खींच रहे हैं देखो आप। तो ऐसे में इनके कारण N पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। कमी आने से वो डोनेट नहीं कर पाएगा, वो उल्टा लेगा। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने तीसरी कैटेगरी वहां की लगा दी कि 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ में चिपके हुए, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ऑक्सीजन सीरीज, देखो ऑक्सीजन सीरीज जैसे आपने लिख दिया मान लो वाटर, जैसे आपने लिख दिया एल्कोहल, जैसे आपने लिख दिया ईथर। अब आप चेक करके देखो ये जितने एग्जांपल मैंने लिखे उसमें सब में देखो ऑक्सीजन पे दिमाग लगाओ, सब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट चेक करना आपको आता है, और साथ ही साथ आप चेक करो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे होने के कारण वो किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो इस समय ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह से सल्फर सीरीज, सल्फर सीरीज में भी आप चेक करके देखो, जैसे H2S, ये देखो आप, इसका सल्फर भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जैसे थायो एल्कोहल, जैसे आपका थायो ईथर। तो आज के बाद आपका डेफिनेशन क्लियर होगी। देखो आप, हमारा पॉइंट फिर क्लियर हो रहा है। आज के बाद न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में पहली कैटेगरी कौन सी है कि यदि सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो और वो लोन पे रखता हो तो वो किसी को डोनेट कर देगा। तो ऐसे में आज के बाद वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, सेकंड कैटेगरी का सेक्शन ए, फिर मैं कराता हूं इसका सेक्शन बी। सर नाइट्रोजन सीरीज एक बार फिर से बताइए ना। कौन सी? सर नाइट्रोजन सीरीज। देखो कोई भी सीरीज हो, चाहे नाइट्रोजन सीरीज हो, चाहे ऑक्सीजन सीरीज हो, चाहे सल्फर सीरीज हो, चाहे फास्फोरस सीरीज हो, कोई भी हो, ये सीरीज का मतलब होता है सेंट्रल एटम। अब कोई भी सेंट्रल एटम पर अगर आपको लगता हो लोन पेयर लगा हुआ है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो मैंने आपको हिंट दिया, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया CH3NH2, ये देखो आप, तो आपसे कहा जाएगा भाई देख के बताओ इस समय कौन सा वाला सेंटर इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में, वो आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो आप कहोगे सर कार्बन के पास ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन जेब में पड़े नहीं एक्स्ट्रा, वो तो सब शेयरिंग में है, साझे में। लेकिन नाइट्रोजन के पास देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड है, असहभाजित है। तो कल को कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आया तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे। तो जो डोनेट कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल होता है और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल। तो आज के बाद न्यूक्लियोफाइल वो हुए जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए, अष्टक पूर्ण है, ऑक्टेट कंप्लीट है। उसमें एक कैटेगरी ये वाली कि हमने पहली कैटेगरी देखी थी नंबर 1 कि अगर किसी सेंट्रल एटम पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो लोन पेयर की जगह देखो ये नेगेटिव, तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, किसी को डोनेट हो सकते हैं। तो सोचो ये लोन पेयर में किसी को डोनेट हो सकते हैं। तो हमारी कैटेगरी 2 बन गई। पहली चार्ज, नेगेटिव चार्ज जिसके पास होगा वो सबके सब न्यूक्लियोफाइल, और आज के बाद किसी पे लोन पेयर होगा तो वो भी न्यूक्लियोफाइल। तो आज के बाद चाहे वो न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन पे हो, चाहे वो ऑक्सीजन पे हो, चाहे वो सल्फर पे हो, चाहे किसी पर भी हो, अगर वो किसी को दिया जा रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट। यानी हर टाइम में अपन रिएक्शन मैकेनिज्म का फायदा उठाएंगे। तो क्या मैं होप करूं ये वाला बी पॉइंट समझ में आ गया, ए पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। यस। अब आ जाइए इसके बाद नंबर बी पॉइंट।
ये देखिए अब लेते हैं अपन इसके अंदर पॉइंट बी। अब बी पॉइंट में क्या लिखने जा रहे हैं अपन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो भी न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो मैं आपको एग्जांपल देखो समझना। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा दिया सपोज करो, तो इसका मतलब समझो क्या है कि इस समय इस एल्कीन में ये सिग्मा है और ये पाई है। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं तो सही मायने में आप देखोगे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर एक पाई का क्लाउड ऊपर और नीचे, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। तो आप देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इन दोनों कार्बन के बीच में तैर रही रहती है, उसको मैंने इसकी जगह पर ऐसा दिखा दिया। तो आज के बाद इस समय जो आपको पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, इसको कहते हैं पाई क्लाउड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक अब्र। अब्र का मतलब होता है बादल। इसका मतलब यदि कोई पाई बॉन्डेड कार्बन आ जाए, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो पाई बॉन्ड के रूप में ऊपर और नीचे चिपका रहता है। और सोचो इलेक्ट्रॉन घनत्व बोल रहा हूं, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन छुपे हुए। तो सोचिए इसका मतलब आज के बाद ये पाई बॉन्ड या ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक डोनर की तरह काम करेगा। जैसे इसकी जगह पर अगर आपने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये तो था एग्जांपल आपका एल्कीन। ये आज के बाद एग्जांपल हो गया एल्काइन। अब देखो इस एल्काइन को अगर मैं आपको दिखाऊं समझाऊं तो सोचिए इस एल्काइन में क्या होने जा रहा है, कार्बन कार्बन का ये तो है सिंगल बॉन्ड सिग्मा, देखो ये, और अब इसके ऊपर जो पाई का क्लाउड है वो पाई का क्लाउड बिल्कुल हमारी चरखी की तरह होता है। देखो ये देखो ये देखो बिल्कुल लटाई की तरह, चरखी की तरह। तो आप सोचिए इसके डबल डबल पाई बॉन्ड है तो चारों तरफ से पाई का एक अब घिर गया। तो सोचो इस समय जो मैंने पाई क्लाउड दिखाया आपको, ये है इस समय पाई क्लाउड, इसको कहते हैं पाई का अग्र। ये पाई का अग्र इलेक्ट्रॉन धनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट कर देगा। तो हमारी डेफिनेशन बड़ी क्लियर हो गई कि अगर कोई खुद इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इलेक्ट्रॉन धनी हुआ, और यदि वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो आज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की एक परफेक्ट लिस्ट तैयार हो गई, डेफिनेशन भी तैयार हो गई। अब देखो अपनी इस पूरी डेफिनेशन या इस कंसेप्ट को एक छोटे से बॉक्स में ला सकते हैं। अब वो देखो बॉक्स यहाँ दिखाता हूं मैं, देखो आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स आज के बाद क्लियर हो गया। सबसे पहले अपन एरो पे लिखेंगे या इसके बॉक्स के बाहर लिखेंगे NU नेगेटिव। अब देखो यहां से परिभाषा बनेगी, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, नाभिक नहीं कौन है, न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। नाभिक नहीं एक ऐसा जाति है जिसके अष्टक पूर्ण है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की भरमार है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन धनी है, और वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा हो। किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को। ये तो भी डेफिनेशन। अब न्यूक्लियोफाइल को पहचाने कैसे, तो नंबर फर्स्ट, आज के बाद किसी के भी नेगेटिव दिख जाए वो न्यूक्लियोफाइल। तो आज के बाद कोई भी जाति आपको नेगेटिव दिखे सब न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, आज के बाद किसी के सिर पे भी लोन पेयर दिख जाए तो वो भी सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल। नंबर 3, आज के बाद अगर किसी जगह पर भी पाई बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच में, चाहे डबल या ट्रिपल, क्लियर, तो समझ जाओ आज के बाद वो भी न्यूक्लियोफाइल। तो सोचिए आपके न्यूक्लियोफाइल का पूरा कंसेप्ट है। अब आप बकायदा तुलना कर सकते हो, कैसे, इससे पहले जो आप करके आए थे उसको यहाँ लिख लो, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो कंपैरेटिव स्टडी हो गई,
दो जातियां आपकी क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोफाइल कौन? इलेक्ट्रॉन न्यून के इलेक्ट्रॉन धनी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन न्यून जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? कमी कमी रहेगी। वो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा? न्यूक्लियोफाइल से अधिक होगा उससे। अब किसका जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच के डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा, दाता बनेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राही बनेगा? देगा डोनर। डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कमी है इलेक्ट्रोफाइल। अब आता है इलेक्ट्रोफाइल को पहचाने कैसे? पॉजिटिव चार्ज से। प्लस चेन, कौन सा चार्ज हो? प्लस चार्ज। पॉजिटिव। लेकिन इसमें अपवाद ध्यान रखना, एक्चुअली अर्थ मेटल और एल्कली मेटल या क्षारीय और क्षारीय धातु के आयन को मत लेना। तो देखो इस जिसके सिर पे पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जिसके सिर पे नेगेटिव हो वो न्यूक्लियोफाइल। अंतर समझ में आ गया? दूसरा, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट या जिनके पास ऑर्बिटल खाली, कक्षक खाली हो। खाली कक्षक में हमेशा कोई चीज भरी जाती है, तो जिनके कक्षक खाली हो, पी या डी ऑर्बिटल, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल। जबकि यहाँ पर आप कहोगे जिनपे भरे हुए हो, क्योंकि भरे हुए का साइन कौन हो गया? लोन पेयर। जिसके सिर पे लोन पेयर होगा, मानी बात है, वो तो धनी है। बस देख लेना उस धनी के पीछे भूत नहीं लगे हो, क्योंकि धनी हो तो वो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ऐसा धनी नहीं होना चाहिए जो दिखने में तो धनी हो लेकिन पीछे से भी टांग खींचने वाले लगे हो। तो अगर टांग खींचने वाले लगे तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, जिनके अंदर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो सोचो डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होता है? वो कार्बन कार्बन के बीच में पाई का एक क्लाउड बना लेते हैं, एक पाई का अब्र बना लेते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। और जब भी उसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो अपने पाई का क्लाउड उसको उड़ेल देगा, उसको दान दे देगा। तो जो दान दे देता है वो बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब आज आप चेक कर लो, अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पूरा कंसेप्ट आ गया। इसको पक्का करके बैठ जाओ दिमाग के अंदर। फिर मैं बढ़ता हूं आगे। पहले इसको स्नैपशॉट कर दीजिए। डन सर। यस, अब देखो अपने ऑब्जेक्ट, अपने उद्देश्यों को चेक करो। आपका उद्देश्य है कि क्या आज के बाद आप दो शब्दों को समझ पा रहे हो। पहला उद्देश्य, क्या आज के बाद इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझते हो? यस सर। का मतलब समझते हो, इसको पहचानते हो, तो देखिए इसको आगे क्रिया कराना आसान हो गया। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन लिखना मत, इसको समझना बहुत सिंपल सा हिंट है, इसको समझना कि जैसे कल को रिएक्शन होगी, मान लो आपके एग्जामिनर आपके सामने लिख देगा CH3CH2+ और एरो पे लिख देगा OH-। तो अब आप सोच के देखो, इस समय उसने जो लिखा, ये रिएक्शन की फॉर्म में बाद में काम आएगा, लेकिन क्या इस समय आप इनमें से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचान पा रहे हो? यस सर। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्वेश्चन वापस करिए तो। इलेक्ट्रोफाइल। देखो इसके पास ऑक्टेट की कमी है। अगर इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्थायी या स्टेबल हो जाएगा। और जबकि चेक करके देखो, ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये इस समय किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये है नाभिक स्नेही। इसको इलेक्ट्रॉन देना है और इसको इलेक्ट्रॉन लेना है,
तो दोनों के बीच में ये तो बन जाएगा दाता यानी कि डोनर और ये बन जाएगा ग्राही। तो सोचिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे और सोचिए जैसे इसको दो इलेक्ट्रॉन मिले CH3CH2 और ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन के इससे जुड़ जाएंगे और अब देखो आपका स्टेबल कंपाउंड बन गया अल्कोहल। क्लियर ना? तो ये अल्कोहल बन गया। ये आप कब पढ़ोगे? ये तो मैंने एक सिंपल सा हिंट दिया, ये पढ़ोगे जब मैं आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। उस समय ये चीज हमारे लिए वहां मदद करेगी। तब आपको पहचान अगर होगी तो आप आसान हो जाओगे। कैसे? जब ये आपके कोर्स में रिएक्शन आएगी तो ये रिएक्शन ऐसे आएगी। देखो CH3CH2Br एरो के ऊपर लिखा जाएगा जलीय KOH। देखो इससे मिलेगा आपको OH माइनस और अब आपसे कह जाएगा बताइए उत्पाद क्या है। उस समय आप बड़ी आसानी से अपनी क्रिया पूरी कर दोगे। देखो अब आप क्या करोगे? इस Br को यहाँ से तोड़ोगे तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। देखो ये बन जाएगा CH3CH2 नेगेटिव और ये बन जाएगा Br नेगेटिव। अब आप सोचो ये कौन सी जाति बन गई? इलेक्ट्रोफाइल बन गई। और यहाँ जो आपने जल डाला था या केवस डाला था उसने क्या निकाल के दिया? OH। हो गया नाभिक से तो सीधा इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा और इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो सोचिए जो आपका उत्पाद बनेगा CH3CH2 और कौन आके जुड़ गया? OH। और जो निकला वो इस KOH का K पकड़ लेगा तो सोचिए वो क्या बनेगा? पोटेशियम ब्रोमाइड। तो अपन इस रिएक्शन का टाइप बोल देंगे कि साहब ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है। अभी तो मैं आपसे नहीं कहूंगा समझो, लेकिन मैंने हिंट दे दिया कि इनमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों आगे थे। तो ये काम आपको उस समय रिएक्शन में करना पड़ेगा। चलिए साहब मैं इसको यहीं रोकता हूं और मैं एंट्री करता हूं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो हमारे ऑब्जेक्ट को वापस चेक करो। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को पहचानना हमारे को समझ में आ गया। क्लियर? और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच का संबंध क्या है? इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है, नाभिक से नहीं हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। तो एक दाता है तो एक ग्राही है, एक डोनर है तो एक एक्सेप्टर। बस इतना छोटा सा पॉइंट अभी फिलहाल याद रखना। चलिए सर आप एंट्री करते हैं अपने अगले पार्ट पर। यस अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट का नाम है उभय दंतुक नाभिक स्नेही। अब एक नई जाति आ रही है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बाद तीसरी जाति। इसका नाम है उभय दंतुक नाभिक स्नेही। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। और इसकी परिभाषा इसके नाम में छुपी हुई। इसके नाम में शब्द छुपा हुआ है। देखो पहला शब्द है एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ, यानी कि उभय, यानी कि दोनों। ये शब्द होता है, देखो एमबी मींस होता है दो। और डेंट आप सब जानते हैं, डेंट किया गया है टूथ से, यानी कि दंत को बोलते हैं अपन डेंट। जैसे डेंटिस्ट बनता है ना, तो डेंटिस्ट बना है डेंट यानी दांत से। तो इसका मतलब आपके सामने शब्दावली क्लियर हो रही है कि ऐसी एक जाति जिसमें कितने दांत हो? दो दांत। उभय का मतलब दो, यानी कि बोथ का मतलब दो, यानी दोनों का मतलब दो। तो जिसमें दो दांत हो, अब दांत का क्या मतलब हुआ? तो सही मायने में अगर परिभाषा डेवलप करूं तो इसकी परिभाषा होगी ऐसी जाति जिसमें
ये दो शब्द यहां से लिया गया एम्बी या यानी उभय, जिसमें दो नाभिक स्नेही केंद्र हो। यानी आपकी परिभाषा बनी स्पीसीज which contains two nucleophilic center, यानी कि ऐसी जाति जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखती हो। तो नाम रख दिया हमने एम्बीडेंट, यानी आज हम जिस स्पीसीज को देखेंगे वो एक नहीं दो जगह से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखती है। अब देखो कैसे अपनी इस डेफिनेशन को मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइनाइड आयन। ये देखिए आप देखिए साइनाइड आयन। अब इस साइनाइड आयन को गौर से देखो। अगर आप इस साइनाइड आयन को देख पा रहे तो नोट करो, आपने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और डोनेट करने के लिए वो किसको डोनेट करते हैं, या तो लोन पेयर को, या नेगेटिव को, या पाई बॉन्ड को। तीन चीजों को डोनेट कर सकते हैं। तो देखो इसके पास नेगेटिव भी है, लोन पेयर। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आया तो ये नेगेटिव डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां आया तो ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो इस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कितने सेंटर हो गए? सर इसमें पाई भी तो है ना, पर पाई भी देगा। बेटा पाई तो कार्बन नाइट्रोजन के पीछे ना, वहां पढ़ो कौन सा पाई था, ध्यान लगाओ। कार्बन तो फिर बोलना नहीं थी कार्बन नाइट्रोजन का पाई थोड़ी बोला था मैंने, कार्बन का पाई बोला था। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वहां पर कार्बन है करके। गलती करते जाओ, ध्यान देते जाओ, गलतियां करने सीखोगे। बादाम खाने से किसी को अकल नहीं आती, अकल आती ठोकरे खाने से। जितनी गलतियां करोगे ना तो अकल आएगी, इसलिए गलतियां करते जाओ जितनी कर सकते। तो देखो इसको दिमाग लगाओ, इस समय कार्बन पे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला भी न्यूक्लियोफाइल होता है। कार्बन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो लोन पेयर होगा, इसका मतलब दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो हमारी डेफिनेशन हो गई एम्बीडेंट, यानी कि दो जगह पर दांत एंड दो जगह पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यानी कि ऐसी जाति जिसमें दो नाभिक स्नेही केंद्र हो। स्पीसीज व्हिच कंटेन्स टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब जैसे इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं तो नाइट्राइट आयन, देखो ये देखिए, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको कहते हैं नाइट्राइट आयन। अब नाइट्राइट आयन में चेक करके देखो दो सेंटर, देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, दो डिफरेंट तरह के एटम्स आ गए। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इसका मतलब इस समय आपका ऑक्सीजन नेगेटिव देगा तो वो भी न्यूक्लियोफाइल, और अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो वो भी न्यूक्लियोफाइल। तो इस वाले मॉलिक्यूल में दो सेंटर ऐसे बन गए जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एम्बीडेंट स्पीसीज। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं इसका फायदा कैसे मिलता है। पहले नोट कर लीजिए इसको। डन। सर ये नाइट्रेट आयन का एक बार वापस बता दीजिए तो। देखो बहुत सिंपल, आप डेफिनेशन से सारे आंसर लिखो। सर वो क्लियर, सर सुनिए ना, वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पर का ये ऑक्सीजन भी तो दे सकता है जो बॉन्ड के साथ है। यही तो आप गलती कर, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक जैसी है। आप रेजोनेंस के बारे में इसमें थोड़ा बहुत कम जानते हो। आपको अच्छी तरह पता भी ये नेगेटिव चल के यहाँ आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन इस जगह बन जाएगी। हाँ। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, इसलिए ये दोनों में से एक ही काउंट होगा। हाँ ओके ओके, हाँ हो गया क्लियर। ये रेजोनेंस कर जाएगा तो ये नेगेटिव यहाँ चल के यहाँ आ जाएगा। हाँ। इसलिए दोनों ऑक्सीजन माने जाएंगे। इसीलिए दो सेंटर डिफरेंट, जैसे यहाँ दो सेंटर डिफरेंट है कार्बन नाइट्रोजन, जैसे यहाँ दो सेंटर डिफरेंट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो किसी भी
न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज के अंदर ऐसी जाति जिसमें दो सेंटर जगह से या दो जगह से, दो पोजीशन से, दो सेंटर से, दो केंद्र से हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये इस समय एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अब जैसे सोचो, कल को अगर मैं लिख देता NH2 नेगेटिव, तो चेक करके देखो ये एम्बिडेंट नहीं है लेकिन न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके सिर पे क्या है? नेगेटिव माइनस चार्ज। लेकिन ये एम्बिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एम्बिडेंट होने के लिए कितनी जगह से डोनेट हो सकता हो? दो जगह से। अब जैसे मैंने लिख दिया अमोनिया, तो देखो इसके पास रिचनेस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन कितने सेंटर से? नाइट्रोजन से। एक से नाइट्रोजन दे सकता है, इसलिए ये भी एम्बिडेंट नहीं है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल तो ये भी है, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, न्यूक्लियोफाइल ये भी, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल इस जैसे नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल एक स्पेशल कैटेगरी के, जिनका नाम क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आप बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब आपको बताता हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है। जब आप चैप्टर में एंट्री करोगे तो हम एक फायदा उठाएंगे इससे। क्या फायदा उठाएंगे उसको मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ दे रहा हूँ। एक्चुअली में नेगेटिव की जो मोबिलिटी होती है, इसको कहते हैं मोबिलिटी, इसको कहते हैं मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता। ये आने वाले टाइम में मैं एक नए नाम से भी आपको दूंगा। तो मोबिलिटी का मतलब है कौन दौड़कर जल्दी डोनेट होगा। तो हमेशा नेगेटिव का डोनेशन लोन पेयर से पहले होता है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो सबसे पहले जल्दबाजी कौन करेगा इलेक्ट्रॉन लेके उसको पकड़ाने की? तो नेगेटिव। और उसके बाद कौन करेगा? लोन पेयर। इसको अपन नाम देते हैं मोबिलिटी, और आने वाले टाइम में मैं इसको नाम दूंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो अभी नहीं बोलूंगा, अभी केवल हिंट दूंगा। तो सोचो इसके समझदारी से हमको फायदा क्या मिलेगा। जिस दिन आप चैप्टर खोलोगे हेलो एल्केन, आप देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम की। आने वाले टाइम में क्या होगा, मान लो आपने लिखा CH3 CH2 एंड Cl, और सपोज करो उसमें डाल दिया पोटेशियम का साइनाइड। देखो मान लो इस कंपाउंड को एज ए रिएक्टेंट डाल दिया। अब पोटेशियम साइनाइड की नेचर को समझो। पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो नेचर में होता है आयनिक। तो ये क्या करेगा, टूटेगा, और टूटेगा तो ये बन जाएगा साइनाइड आयन। देखो ये बन जाएगा, जैसे आपने इसको एथिल के क्लोराइड के साथ मिलाया, ये टूट के ये बन गया क्योंकि आयनिक था। और अब ये जो बना ये एम्बिडेंट बन गया। अब आप सोचो इस Cl को धक्का मार के इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि Cl तो यहाँ से जगह छोड़ के जाने वाला है, इसके दो टुकड़े होने वाले, दो टुकड़े होंगे तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस, और ये Cl टूट के बाहर निकल के चला जाएगा। अब सोचो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब साइनाइड के पास दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, लेकिन सोच के दिखाओ सबसे तेजी से इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कार्बन, साइनाइड का कार्बन। नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव की डोनेट होने की पावर ज्यादा। तो सोचो 100 में से 80% बार 80% टाइम नेगेटिव दौड़ के इसकी जगह भर देगा। अब सोचो नेगेटिव में इसकी जगह भर दी तो CH3 CH2, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन के साथ बन जाएगा। तो ये और आपका आंसर बन जाएगा एथिल साइनाइड। बन गया। लेकिन ये तो 100 का बना 80%, 100 का बना 80%, लेकिन बाकी 20% में क्या संभावना और है। अब की बार इसने डोनेट कर दिया तो सोचो अगर इसने डोनेट कर दिया इसको, तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2, और अब की बार बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने बनाया तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। इसका नाम बन जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, और ये बनेगा 20%। तो पेपर में एग्जामिनर आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन करेगा
के साथ एथिल क्लोराइड के साथ यदि पोटेशियम साइनाइड डाल दिया जाए तो मुख्य उत्पाद क्या होगा? व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ सो एंड सो रिएक्शन? तो ऑप्शन देगा एथिल साइनाइड या एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल साइनाइड। तो वहां पर उस समय आपके दिमाग में ये चीज आएगी, क्यों? तो उसका रीजन होगा मोबिलिटी, क्योंकि नेगेटिव के डोनेट होने की पावर लोन पेयर से ज्यादा होती है। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आपके दो प्रोडक्ट क्यों बने? क्योंकि स्पीसीज इज एम्बिडेंट। हमें दो उत्पाद क्यों मिले? क्योंकि हमारी जाति जो बन रही थी नाभिक्स नहीं, वो उभय दंत जाति थी। आप बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? डन सर। यस सर। तो ये आने वाले टाइम में नाभिक स्नेह का ये पॉइंट आगे जुड़ता चला जाए, तो इसे स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन सर। तो देखो हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, एम्बिडेंट। वापस इसको रिकॉल कर लीजिए जल्दी से। अब आपके पास आपके बैग के अंदर तीन चीजें आ चुकी हैं, आपके मेमोरी बैंक में या आपकी पॉकेट में तीन चीजें आ चुकी हैं। वापस से फटाफट उन्हें चेक कर लो, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बिडेंट। न्यूक्लियोफाइल, अब तीनों को आप पहचान सकते हो। देखो फटाफट चेक कर लो, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन धनी के इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। एफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि इलेक्ट्रॉन डोनर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये किससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं? न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच के डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन अब देखो पहचानना सीखो, रिच का मतलब हो गया लोन पेयर से भी दिखता है, नेगेटिव से भी दिखता है, और पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन से भी दिखता है। अब पॉइंट आता है ये डोनेट यस सर, है ना, दोनों रिलेशन आ गए। अब आता है व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच बट हैविंग टू सेंटर्स टू डोनेट। इसका मतलब ऐसी जाति जो है तो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन कितनी जगह से न्यूक्लियोफाइल? दो जगह से। बस तो हमारा आंसर खत्म, छोटी सी डेफिनेशन कंप्लीट, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो गया, खत्म। तो मैं होप करूं मेरी बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर। अब आता नंबर 4, हर चीज को करते जाओ और अपने ऑब्जेक्ट अपने उद्देश्य को पूरा करते जाओ, रटो मत लेकिन समझो। अब देखिए नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट का नाम है एम्फी फाइल। इसको कहते हैं अपन यहां पर उभय स्नेही। अब ये एम्फीफाइल से वर्ड मीनिंग निकालें तो आप बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि एम्फी मीन्स होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है एम्फीबियंस, जैसे आप पढ़ते हो उभयचर, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम पर एम्फोटेरिक नेचर, उभय धर्मी प्रकृति। तो इसका मतलब होता है कि जिसमें दो दो तरह के गुण। तो उभयचर आपने पढ़ा होगा खास तौर पे एनिमल्स के अंदर, कि जो अपनी लाइफ को एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों पे करते हो, जो जल में भी जीवन जी सकते हैं और जो थल में भी अपना जीवन जी सकते हैं। तो सोचिए ये वर्ड जो आ रहा है एम्फी, एम्फी का मतलब होता है एम्फीबियन। बिल्कुल एम्फीबियस बोथ, यानी कि दोनों प्रकार के। तो देखो इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल आ गई। इसकी डेफिनेशन बनी स्पीसीज which have electrophilic as well as nucleophilic center। सिंपल सी परिभाषा, अभी तो एम्फी मैंने दोनों हो गए, तो परिभाषा क्या बनी? जाति जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही केंद्र उपस्थित हो।
इसका मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसी जाति, ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफाइल भी दिखा रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी दिखा रहा है, दोनों तरह के बिहेवियर दिखा रहा है, तो उसको कहते हैं एम्प्लीफाइड। आप कहोगे कैसे? जैसे देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको दिया गया एसीटोन, ये देखो एक कीटोन है जिसका नाम है एसीटोन, ये कंपाउंड देखो एसीटोन। अब इस एसीटोन की खासियत देखो आप, इसके अंदर आपका जो पाई का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में लगा हुआ है, और आपको अच्छी तरह पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा, क्योंकि तो ऑक्सीजन की जो ईएन होती है वो कार्बन की ईएन से ज्यादा होती है। ये देखो, तो सोच के देखो, इसका मतलब कि ये पाई का जो इलेक्ट्रॉन जो दो अंदर लगे हुए वो कहां की ओर भागेंगे? ऑक्सीजन की ओर भागेंगे कि कार्बन की ओर भागेंगे? ऑक्सीजन की ओर भागेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो सोचिए ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। अब आप सोचो उन्होंने अगर ऐसा किया तो आपका स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनेगा, CH3 CCH3 and O, इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो रिएक्शन करते समय एसीटोन क्या करता है? अपने पाई इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे भेज देता है। कभी पाई बॉन्ड वीक होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जाके स्टेबल हो जाता है। तो सोचो ऐसे में ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह कि न्यूक्लियोफाइल की तरह? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये बनेगा नाभिक स्नेही केंद्र। जबकि कार्बन चेक करके देखो, इलेक्ट्रॉन डोनर बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रोफाइल। ये बनने जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अब आप चेक करके देखो, आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। A compound or a species or a molecule which having electrophilic as well as nucleophilic center, यानी आज के बाद एक ऐसी जाति जिसमें आपको नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों ही केंद्र दिखाई दे जाए, वो कहलाते हैं एम्फीफाइल्स। तो इसका हमको फायदा कैसे मिलेगा? अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कल को रिएक्शन होगी, तो सोचो कल को जब रिएक्शन आएंगे अपन चैप्टर में, तो एग्जामिनर आपको देगा एसीटोन और एरो के ऊपर लिख देगा हाइड्रोजन साइनाइड। ये देखो ऐसे लिख देगा। अब आप सोच के देखो क्या होगा जब इस कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से होगी। तो आपको पता है हाइड्रोजन साइनाइड टूटेगा तो प्लस एंड माइनस, तो इसमें तो बन गया इलेक्ट्रोफाइल और ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये कंपाउंड तो दोनों चीजें अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, ये तुरंत इसको देखते पाई का इलेक्ट्रॉन घुमा देगा, और घुमाते अब आप सोचो कौन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना और कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? बताओ। तो इस एसीटोन में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक और कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक। कौन सा सेंटर? न्यूक्लियोफिलिक। सोचो वो इन दोनों में से किसको अपने पास बुलाएगा? H को। तो देखो इसका मतलब रिएक्शन करते समय CH3CO and CH3, आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव इस H को अपने साथ जोड़ेगा, तो यहाँ पर तो आके जुड़ जाएगा H, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा वो साइनाइड को अपने पास बुलाएगा, तो इस जगह पर जुड़ जाएगा साइनाइड। तो देखो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब आप नोट करके देखिए कि अगर आपको एम्फीफाइल की नॉलेज है, आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की नॉलेज है, और आपको पता है कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा और कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोचिए आपकी केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अब आज के बाद जब आप एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर खोलोगे या और भी कंपाउंड खोलोगे जिसमें आपको पता है कि वो एम्फीफाइल होते हैं, तो तुरंत पाई का इलेक्ट्रॉन घुमाकर
न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के सेंटर बनाकर ऑपोजिट चार्जेस को उसमें जोड़ दोगे। इसका मतलब आपके लिए क्लियर होगी रिएक्शन। देखो ये तो आप अपने आप को चेक कर लीजिए, छोटी सी डेफिनेशन, व्हाट इज एम्फीफाइल। तो एम्फीफाइल इज अ कंपाउंड और a species which having electrophilic as well as nucleophilic center। अब आप चेक कर लो क्या आज के बाद आपको 4 डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइल, तीसरी डेफिनेशन एम्फीडेंट और चौथे नंबर पे आ गया एम्फीफाइल। अब आप चेक कर लीजिए ये चारों का ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये हमारा एक बेसिक, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, अभी आपने जो किया है आने वाले टाइम में इसका हम बार बार यूज करेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा रिकॉल करो, याद करो, तो आपको ये दिमाग में पक्के होने चाहिए, ताकि जब मैं ये रिएक्शंस आपको कराऊंगा तो मैं बार बार बोलूंगा देखो ये एम्फीफाइल है, तो आपको तुरंत एम्फीफाइल का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब ऐसी जाति जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं नाभिक्स नहीं दोनों जाति दिखा दे। इसीलिए कई जगह पे बोलूंगा बताओ नाभिक्स नहीं ढूंढो इसमें कौन है, तो इस रिएक्शन में आप तुरंत समझ जाओगे ये नाभिक्स नहीं, क्योंकि नाभिक्स नहीं का मतलब आपको पता है। आप तुरंत समझ जाओगे H+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको अगर ये मतलब पता होंगे तो सही जगह पे जाके उसकी बॉन्डिंग, उसका बंध निर्माण कर दोगे। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। ऐसे पूछ रहा होगा कि सर चैप्टर कब होगा? ये बेटा चैप्टर बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग में पक्के करते जाओ तो हम बड़ा कंसेप्ट करने वाले आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में आप इंडक्टिव इफेक्ट, आने वाले टाइम में आप रेजोनेंस अनुनाद, आने वाले टाइम में आप हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे पॉइंट सीखने वाले हैं। क्लियर है? हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये क्या बोलते हैं, ये तो सर 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में ही तो है सर, मतलब बिल्कुल देख है, रही थी तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको करने के बाद तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कब्जा हो जाता है पूरा। फिर यानी 12th का अगर जिस बच्चे ने है बेटा, सर फिर 12th में भी तो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसको तो 12th में वही चीज तो आएगी। आप जो 11th में सीखते हो ना बेटा, वो फिर 11th के चैप्टर में भी घुस जाता है, क्योंकि 11th के चैप्टर और 12th के चैप्टर में बिना जीओसी के कंप्लीशन नहीं होता। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस बच्चे को सर मतलब इसको जो हो गया। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं बोल रही हूँ इसको, इस ऑर्गेन जीओसी को हम लोग 11th का है कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है 12th का फिर बाकी जो भी बचेगा टॉपिक उसको बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे। यानी मैं आपको हिंट दूं, जो बच्चा इस टॉपिक को ढंग से कर लेगा वो आगे के सारे चैप्टर में खुद भी करने की स्थिति में हो जाएगा। यानी मींस वो जो रटता था ना वो रटना बंद हो जाएगा, उसको समझ में आने लग जाएगा मैं कैसे चलूं कि मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये चीजें आप इसमें सीख जाओगे बेटा। क्लियर? पक्का? यस सर। यस चलिए सर। तो अब अपन कल शुरू करेंगे इसका अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में एंट्री करेंगे अपन। तो कल मैं आते ही ध्यान रखना आपसे पूछूंगा ये चारों डेफिनेशन, तो कल अपनी पूरी तैयारी करके आना। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट और एम्फीफाइल। क्लियर है? यस सर। चलिए ओके डियर्स एंड गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट सर। भाई